कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you। ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them। Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker। Hello everyone, my name is Abhishek Yadav। I have secured a second rank in UPSC Engineering Services Examination 2022 in Civil Engineering discipline। तो first of all thanks DKT for giving me this opportunity जिससे मैं अपनी स्टोरी मैक्सिमम लोगों को शेयर कर पाऊँ। तो सबसे पहले आते हैं हम अपनी जर्नी के इनिशियल स्टेजेस पर। जैसे कि पहले मैं अपने बारे में ब्रीफ दे देता हूँ। तो मैं रहने वाला वाराणसी का हूँ और मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो जवाहर नवोदय विद्यालय वाराणसी से हुई है। और उसके बाद मेरा जेईई में सिलेक्शन हुआ था जिससे मैंने आईआईटी बीएचयू में एडमिशन लिया था। उसमें मेरी सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन था और मेरा जो कोर्स था वो डुअल डिग्री था, बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री। सो मैंने फिर 2018 में आईआईटी बीएचयू से पास आउट हूँ मैं। उसके बाद मैंने 1 ईयर प्रिपरेशन की इस ईएससी के लिए और गेट के लिए भी। उसके बाद मेरा 2019 में जो है कि ईएस में सिलेक्शन हुआ था जिसके थ्रू मुझे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिला था, बीआरओ, जो मैंने ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद मेरी गेट में भी रैंक आई थी अच्छी 193, जिसके बेसिस पे मैंने सबसे पहले इनिशियल अपनी जो जॉब है वो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीएल में ज्वाइन किया था एज एन एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। उसके बाद मेरा इंडियन ऑयल में भी हुआ था, उसमें मैंने सर्व किया 7 मंथ्स एज एन ऑपरेशंस ऑफिसर। उसके बाद मेरा सिलेक्शन इसरो में भी हुआ था, तो इसरो मैंने ज्वाइन किया था इंडियन ऑयल के बाद। तो उसमें मैंने एज अ साइंटिस्ट सर्व किया 6 मंथ्स इन बेंगलोर। उसके बाद मेरा सिलेक्शन जो है वो डीआरडीओ में हुआ था। तो डीआरडीओ में मैं प्रेजेंटली वर्किंग हूँ एज अ साइंटिस्ट फ्रॉम पास्ट 2 ईयर्स। तो ये मेरी ओवरऑल जॉब की जर्नी थी जो मैंने बताई अभी हम इस वीडियो को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं और मैं अपनी सारी जो भी आपको, जैसे ईएससी है तो वो 3 स्टेजेस एग्ज़ाम है, तो इसमें मैं तीनों स्टेज के बारे में डिटेल में मैं बताता हूँ पहले कि कैसे इनकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी। और उसके बाद हम फिर आगे जो है इस वीडियो में हमारे पास, क्योंकि हम जब भी प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें हमारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं बहुत सारे, तो डाउन्स को कैसे टैकल करना है। क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से भी काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि कैसे ये वाली जो फेज़ है, जो डाउन वाली फेज़ है, इसको कैसे टैकल किया जाए हमेशा, क्योंकि ये आनी होती है। तो इस तरीके से हम पूरे वीडियो में बढ़ेंगे आगे और सारी चीज़ें मैं एक-एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले ईएससी के पैटर्न पे आते हैं। तो पैटर्न जो है इसका वो 3 स्टेज एग्ज़ाम है जिसमें आपके प्रीलिम्स होते हैं 300 प्लस 200 मार्क्स के, और उसके बाद फिर मेंस होता है जो 600 मार्क्स का होता है। फिर उसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट आता है जो कि 200 मार्क्स का होता है। तो ये 3 स्टेज का एग्ज़ाम है। काफ़ी ड्रेनिंग एग्ज़ाम है कि आपको 1 साल तक पूरा स्ट्रेच करके अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यूसली करनी पड़ती है और विदाउट एनी, आजकल तो वैसे भी स्कोप जो है वो ख़त्म हो चुका है कि आप किसी भी स्टेज में आप रिलैक्स हो सकते हैं। तो आपको तीनों स्टेज में आउट परफॉर्म करना होता है बाकी लोगों को। और फिर इस वीडियो में आगे ये भी बताऊँगा कि क्योंकि मैं चूँकि जॉब कर रहा हूँ पिछले 3 ईयर से, तो आप जॉब के साथ प्रिपेयर करना कितना ज़्यादा टफ़ होता है वो भी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स वाले पार्ट में आते हैं। तो प्रीलिम्स पार्ट बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें कि आपका 200 मार्क्स का जनरल स्टडीज़, जिसको हम अभी तो 10 टॉपिक्स हो गए हैं उसमें, वेरियस टॉपिक्स जो कि इंजीनियरिंग डिसिप्लिन वाले ही हैं। और उसके बाद हमारे पास 300 मार्क्स का सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जो कि मेरा था, बाकी या तो और भी जो भी कंसर्न डिसिप्लिन होता है उसका पेपर होता है। तो फर्स्ट पेपर का बहुत लोगों में कन्फ्यूज़न होता है कि फ़र्स्ट पेपर कैसे प्रिपेयर करें। तो फर्स्ट पेपर मैं भी बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा एम्बिगुअस होता है, जिसमें कि आपको कुछ चांसेस भी लेने पड़ते हैं। बहुत आप श्योरिटी के साथ सारे ऑप्शंस मार्क नहीं कर पाते हैं।
टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हो सकता है आपको 60-70 पे ही कॉन्फिडेंस आ पाए, उस हो सकता है उससे भी कम पे आए। तो उसमें आपको चांसेस लेने पड़ते हैं, और उसकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो मैं ये बोलूँगा कि उसके लिए एक अच्छा हैंड रिटन नोट्स आप कहीं से भी उठाएं, मार्केट में अवेलेबल है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भी नोट्स अवेलेबल होते हैं। उनके स्टडी मटेरियल जो रिकॉग्नाइज्ड बुक्स होती हैं वो भी काफ़ी रेडीली अवेलेबल होती हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप पकड़ लें और उसको थॉरोली स्टडी करें उसकी, तो उससे क्या होगा कि आपका एक बार कॉन्सेप्ट एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा कि आप उन डोमेन्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। खैर क्वेश्चंस जो आते हैं प्रीलिम्स में वो कोई गेस तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाता है कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाने वाले हैं। तो उसके बाद फर्स्ट पेपर में आप उसके बाद प्रैक्टिस करिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम कि उसमें जो 10 टॉपिक्स हैं उसमें आप आइडेंटिफाई करिए कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स बेसिकली। जैसे कि उसमें इंजीनियरिंग मैथ्स होता है, जो कि सारे ही बीटेक वालों को पढ़ाया जाता है अच्छे से कॉलेज में भी, और उसके बाद भी वो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। उसमें फिर एप्टीट्यूड रीजनिंग होता है। फिर उसके बाद एनर्जी एंड एनवायरनमेंट है, वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए थोड़ा ईजी होता है क्योंकि हम उसमें एनवायरनमेंट भी पढ़ते हैं। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, और उसके बाद फिर मटेरियल्स का टॉपिक होता है। तो ये जो 5-6 आपके कोर टॉपिक्स हैं जो आप इजीली पढ़ सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग भी होता है एक बीच में। तो ये चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी होंगी, और उसके बाद आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इन टॉपिक्स में से अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो मुझे सही करने ही करने हैं, इनमें कोई भी चांसेस नहीं होने चाहिए गलती के। उसके बाद जो कुछ एम्बिगुअस टॉपिक्स हैं उनको आप पढ़ के प्रैक्टिस करके छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें आप कुछ ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न ही ऐसा है। तो उसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप वहीं पर एग्जामिनेशन हॉल में ही उसको डिसाइड करिए कि उसका क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। फिर उसके बाद एक एलिमिनेशन टेक्निक होती है जो आप हमेशा यूज़ करें। जैसे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो उसमें से आपको 2 ऑप्शंस में अगर श्योरिटी आ रही है तो यू कैन गो फॉर 50% प्रोबेबिलिटी। तो ये सब चांसेस लेके आपको फर्स्ट पेपर आपको अपना मजबूत करना होगा, जिससे आप 50, 60, 70 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाएँ। और टोटल अटैम्प्ट भी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आप 100 क्वेश्चन में से 90 अप्रॉक्स आप कोशिश करिए कि 85-90 आप अटैम्प्ट कर पाएँ। फिर आते हैं हम सेकंड पेपर में, जो कि अपना कोर डिसिप्लिन का पेपर होता है। तो इसका पिछले कुछ सालों में से पैटर्न तो यही चल रहा है कि ये काफ़ी ईजी साइड आ रहा है, जिसमें आजकल जो स्कोर्स जा रहे हैं वो 200, 210, 190 ये नॉर्मल स्कोर्स हो गए। तो उसमें बस आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट कैसे किए जाएँ। जैसे कि 150 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें आपको 110, 120 क्वेश्चन जो है वो आप अटैम्प्ट मिनिमम तो करना ही चाहिए। उसके बाद आप 130, 135, 140 तक भी अगर टच कर पाते हैं तो वो आपके लिए बोनस ही होगा। तो सेकंड पेपर के लिए तो मैं तो यही बोलूँगा कि उसके लिए आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए, और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हैं वो आप हमेशा दिमाग में भी रखिए कि ये क्वेश्चंस आए हैं, इसका ये लॉजिक था। कुछ नए टाइप के भी लॉजिक वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको भी आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन जो है वो आप प्रैक्टिस से काफ़ी ज़्यादा उसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसमें एक टेक्निक जो मैं यूज़ करता हूँ जनरली, जैसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि ऑब्जेक्टिव पेपर कैसे अटैम्प्ट किया जाए, कैसे स्पीड बढ़ाई जाए, कैसे एक्यूरेसी बढ़ाई जाए। तो उसमें मेरी जो स्ट्रैटेजी हमेशा से ही रही है ऑब्जेक्टिव पेपर में, मैं कभी भी ऑब्जेक्टिव पेपर जो होता है वो एक गो में नहीं बनाता हूँ। जैसे उसको मैं 2 या 3 गोज़ में उसको फिनिश करता हूँ। जैसे फर्स्ट गो में आप 150 क्वेश्चंस हैं, तो 150 क्वेश्चंस का मैं स्टार्ट करूँगा पहले क्वेश्चन से। जो इजी क्वेश्चंस होंगे वो मैं फर्स्ट गो में पूरा कर दूँगा। तो जब आप 1 से स्टार्ट करते हैं तो 150 क्वेश्चन तक जाते जाते आपको मुश्किल से 1-1.25 घंटे में आप पूरा पेपर घूम लेते हैं एक तरीके से। और उसके बाद उसमें आप 60 to 70 क्वेश्चन जो ईजी हैं, जिनमें बिल्कुल 1 लाइनर्स या मुश्किल से आपको 15-20 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में, या आपको सीधे आंसर आते हैं उसके, तो वो आप पहले गो में कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, सबसे उसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि आपको ओवरऑल आइडिया लग जाता है पेपर में कि आप कहाँ कौन से पोर्शन में इजी वाले क्वेश्चंस रखे हुए हैं, कौन से पोर्शन में हार्ड क्वेश्चंस हैं, कौन से पोर्शन में न्यूमेरिकल्स हैं। तो उससे आपको पूरा एक ओवरऑल आइडिया या बर्ड्स आई व्यू कह सकते हैं हम कि उस पेपर का मिल जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम
छोड़ देते हैं किसी साइड का पेपर, बाद में हमें लगता है कि अरे यार ये तो बहुत इजी पोर्शन था, इधर के 9-10 क्वेश्चन बहुत इजी थे, तो वो नहीं होगा आपके साथ कभी। फिर सेकंड गो में जब आप जाएंगे तो आप जो न्यूमेरिकल्स थे या जो 1 मिनट 2 मिनट में सॉल्व हो सकते हैं वो सारे आप क्वेश्चन फिर लाइन से करते जाइए और OMR शीट साथ में भरते जाइए। ये मेरी टेक्निक थी। आप अगर ट्राई कर सकते हैं तो उसको अप्लाई करके एक बार देख सकते हैं। ये मैं कह नहीं रहा हूँ कि सबके लिए हो सकता है, सबके लिए अलग अलग टेक्निक्स वर्क करें, तो ये आप एक ट्राई कर सकते हैं। तो उसके बाद अब आते हैं मेंस वाली पोजीशन में। तो मेंस का जो पेपर होता है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव पेपर होता है और जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस और काफ़ी ज़्यादा सॉल्विंग अप्रोच चाहिए, क्योंकि आजकल तो क्यूकैप बुकलेट भी आने लगी है। तो क्यूकैप में आपको स्पेस का भी रेस्ट्रिक्शन रहता है, तो आपको उतने ही स्पेस में अगर आपने एक बार भी गलत कर दिया या आपसे गलती हुई क्वेश्चन में, तो आपके पास फिर स्कोप थोड़ा कम बचता है कि आप उतने स्पेस में क्वेश्चन कर पाएँ। तो आपको वन गो में ही क्वेश्चन करेक्ट करने होते हैं। और जहाँ तक टाइम लिमिट की बात है तो टाइम कॉन्स्टेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। 3 आवर्स में उतने सारे क्वेश्चंस करना थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उसके लिए रिगरस प्रैक्टिस चाहिए। तो मेंस के लिए मैं ये बोलूँगा कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो हर पोर्शंस के क्लियर होने चाहिए। उसके लिए पहले आप कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करिए। और काफ़ी लोगों में कन्फ्यूज़न ये होता है कि प्री की तैयारी अलग करें, मेंस की तैयारी अलग करें। तो इसका सीधा सॉल्यूशन ये है कि आप मेंस की प्रिपरेशन करिए। आपका प्री का तो ऑटोमेटिकली काफ़ी 80-90% प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगी थ्योरी की। क्योंकि मेंस के एक क्वेश्चन जैसे 20 मार्क्स का होता है, तो उसमें आपके 10 से 15 क्वेश्चन भी बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव के। तो आप अगर एक मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो जो कि आप 15 मिनट्स या 10 मिनट्स में सॉल्व कर रहे हैं, तो वो एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं जिससे आप 10 से 15 क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसके बाद आप खुद ही जब मेंस का प्रैक्टिस करके आप पाएंगे कि काफ़ी ज़्यादा मैं मतलब प्री में जो है कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो चुके हैं, तो आपको खुद ही ईजी लगेगा प्री का जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपने जब एक बार थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं सारे, आप गो फॉर मेंस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर 15 साल के पेपर सॉल्व कर लीजिए। पेपर मतलब एज अ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, ऐसे टॉपिक वाइज नहीं। उसके बाद आप मेंस के और भी टेस्ट सीरीज़ अगर प्रिपेयर कर लिया आपने, तो उसके बाद आप प्री के जो क्वेश्चंस होंगे काफ़ी इजी लेंगे आप। तो ओवरऑल आपको जो प्रिपरेशन है वो दोनों साथ में करनी है, और मेंस को पहले फोकस देके फिर आप प्री का आराम से दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये था अप टू मेंस स्टेज। अब मेंस में कई बार स्ट्रैटेजीज़ जो होती है वो कई बार आपकी वर्क करती है, कई बार नहीं वर्क करती है। जैसे मैं कहूँगा कि मेरे पहले स्ट्रैटेजी मेरी ये रहती थी कि मैं पहले कंपलसरी क्वेश्चन जो है 1 और 5 फर्स्ट और 5th क्वेश्चन जो है वो मैं पहले करता था, और उसके बाद मैं डिसाइड करता था कि मुझे कौन से 3 क्वेश्चंस करने हैं। तो कई बार इसमें ये होता है कि जो 12 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको दिए ही जाते हैं टाइम वेस्ट करने के लिए, ताकि आप इनिशियली अपना 15 to 20 मिनट्स दे दें उसमें। तो ये जो चीज़ है ये आपको स्ट्रैटेजीज देखनी पड़ेगी, कौन सी मेरे लिए वर्क कर रही है और कौन सी नहीं वर्क कर रही है। तो मैंने फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी अपनी चेंज की। मैंने उसके बाद अपने 20 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पहले करने शुरू किए। जब वो कर लेता था मैं 3 क्वेश्चन, फिर आता था मैं अपने कंपलसरी क्वेश्चंस पे। तो उससे बेनिफिट ये होता था कि अगर लास्ट में आपको क्वेश्चन एक आध छूटता भी है तो आपका 12 मार्क्स का ही क्वेश्चन छूटेगा, तो ज़्यादा आपको डैमेज नहीं होगा उससे। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। आप ट्विस्ट एंड टर्न करके आप खुद ही अपने आप के लिए सबसे बेनिफिशियल स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, जो कि आपको टेस्ट सीरीज़ में ही मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करिए, जितनी मैक्सिमम टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं। काफ़ी लोगों को फिर ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि कब टेस्ट सीरीज़ दें, क्योंकि सारे लोग जो है कि वेट करते रहते हैं कि मेरा अब प्रिपेयर हो गया, अब मैं टेस्ट दूंगा। तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि प्रिपरेशन नेवर एंड्स। तो आप अगर ऐसा सोचेंगे कि मैं ये प्रिपरेशन हो जाएगी तब मैं टेस्ट सीरीज़ दूंगा, तो वो नहीं होने वाला कभी। तो आप इन द मीन टाइम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज़ दीजिए। और मार्क्स पहले कम आएंगे, आपको लगेगा अरे ठीक है ये इतने सारी चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है आप वो सब चीज़ें फिर से पढ़िए। तो ऐसे कर करके आपका रिवीजन जो है वो होता रहेगा, और आपके जो मार्क्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे उसमें। तो आपको प्रैक्टिस जो है वो बहुत पहले इनिशियल स्टेज है। जैसे अभी मैं बात करूँगा कि थोड़ी देर में बताऊँगा कि क्योंकि एग्ज़ाम्स अब आने ही वाले हैं अभी, ES और गेट के दोनों, तो अभी की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो अभी इस पर बात करेंगे। तो अभी प्री और मेंस स्टेज तक हम पहुँच गए, ये क्लियर हो चुका। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी टेस्ट। तो मैंने पहले ही बोला था इसका नाम इंटरव्यू नहीं है, पर्सनालिटी टेस्ट है। इसमें आपकी पर्सनालिटी टेस्ट की जाती है, आपके क्या क्या बिहेवियरल पैटर्न है, कैसे आप बोलते हैं, कैसे आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी उसमें जज की जाती हैं।
तो इसके लिए भी सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए। सबसे ज़्यादा लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो हेजिटेशन होती है, हेजिटेशन और फ्लुएंसी, क्योंकि वहाँ पर कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न होता है इंग्लिश में या हिंदी में। तो लैंग्वेज बैरियर मेरे हिसाब से तो नहीं है, आप हिंदी में इंग्लिश में दोनों में इंटरव्यू दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार जो इंग्लिश के टर्म्स होते हैं वो फ्लुएंसी हमें नहीं आ पाती है, क्योंकि हमें सारे टर्म्स जो है वो तो इंग्लिश में यूज़ करने हैं। तो वो जो हेजिटेशन और फ्लुएंसी उसको आप हटाने के लिए या फ्लुएंसी लाने के लिए आपको मॉक इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे। मॉक इंटरव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। उससे आपको एक तो इनसाइड व्यू मिलता है कि डैफ में से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डीएफ जो होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपको जो जज किया जा रहा है, आपकी जो पर्सनालिटी जज की जा रही है वो पूरे डीएफ से की जा रही है, डैफ से। तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को आप बहुत ही ज़्यादा केयरफुली भरिए। आप उसको दूसरों से क्या बोलते हैं कि मतलब दूसरे से एडवाइस लेके भरिए कि क्या क्या उसमें डिटेल्स डालनी है आपको, क्या क्या, और ऑलवेज बी ट्रू टू योर डीएफ। क्योंकि उसमें आप अगर आप ब्लफ कर रहे हो उसमें तो फिर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है उसका। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी उसमें इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं वो सच फिल करें, और अपना जितना भी आपने जो भी अवार्ड्स या जो भी प्राइजेस जीते हैं या जो भी आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हैं उनकी आप इंफॉर्मेशन सही से दीजिए और एडुकेट अमाउंट में दीजिए, जिससे कि सामने वाला जो है उसको भी लगे कि हाँ उसको भी एक इंसाइट मिले कि क्या क्या आप में जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो डैफ के बाद आपका मॉक इंटरव्यूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया अभी। तो ओवरऑल ये जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो आपका 200 मार्क्स का रहता ही है। तो उसमें आपको अगर स्कोर लाना है 120, 130, 140, तो उसके लिए आपको मॉक इंटरव्यूज़ बहुत सारे देने पड़ेंगे, जिससे आपका जो है कि मॉक इंटरव्यूज़ में हेजिटेशन और फ्लुएंसी ये सब चीज़ें आएंगी। ये सारी स्ट्रैटेजी थी तीनों स्टेजेस के लिए। अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये प्रिपरेशन का। हर कोई जो एस्पिरेंट होता है उसकी जर्नी में ये चीज़ आती है, वो है डिप्रेशन या एंग्जाइटी आपको होगी। तो इन सब चीज़ों से कैसे टैकल करना है। मैं पिछले बहुत दिनों से 10-20 दिनों से काफ़ी मैसेजेस भी पा रहा हूँ कि हाँ सर इसको कैसे टैकल करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये प्रिपरेशन टाइम में तो होती है, उसके बाद ये एग्ज़ाम के पहले जो एक महीना 2 महीना बचा होता है उसमें बहुत ज़्यादा होती है डिप्रेशन या एंग्जाइटी, या परेशान होने लगते हैं। इनको कैसे टैकल करें। तो पहली बात हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ये चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी। इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रिपरेशन। आपको डिप्रेशन हो चाहे एंजाइटी हो, ये हमेशा ही आएगी। तो पहले अगर आप ये मान के बैठे रहेंगे कि हाँ मुझे ये होने ही वाला है, तो उसकी एंजाइटी आपको कम बहुत होगी, क्योंकि उससे भी हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अरे यार मुझे एंजाइटी हो रही है, मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूँ ऐसा। तो ये चीज़ अगर पहले हम विश्वास दिला दें अपने मन को कि ये मुझे होने ही वाला है, तो उसके बाद आप आगे की सोचेंगे कि हाँ मैं इसको कैसे टैकल करूँ। तो टैकल करने के बहुत कुछ इजी वेज़ हैं, जैसे मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट भी किया है कि आप अपना फेवरेट काम कुछ करने लगें, या जैसे म्यूज़िक एक बहुत अच्छी टैकल करने का वे है। म्यूज़िक जनरली लोगों को पसंद ही होता है, तो आप कुछ अपने फेवरेट गाने या कुछ रेडियो या कुछ भी आप गाने वगैरह या म्यूज़िक वगैरह लगा लें। अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो आप उसमें इंडल्ज हो जाइए। इमीडिएटली आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं। कुछ देर के लिए आप तुरंत पढ़ाई से कट करके दूसरी एक्टिविटी में अपने आप को इंगेज करें। जैसे कि म्यूज़िक बता ही दिया मैंने आपको, जो स्पोर्ट्स में है तो आप वो खेल सकते हैं। कुछ नॉर्मल किसी से आप बातचीत करना चाहते हैं बातचीत कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होते हैं जो आपको अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो हमेशा ही देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इससे आप हमेशा ही टैकल कर पाते हैं। आपको बस ये करना होता है कि तुरंत आपको उसको कट ऑफ करना है अपने पढ़ाई से, और दूसरी चीज़ें करनी है, कुछ भी जो आपको जॉय देती हो। आपको कुछ वेब सीरीज़ देखने का मन कर रहा है या वीडियोस कुछ देखने का मन कर रहा है, आजकल बहुत पॉपुलर इंस्टाग्राम रील्स देखने का मन कर रहा है, तो आप वो एक लिमिट में कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको इमीडिएटली आपको बेनिफिट करती हैं, आपको कि आप मतलब इन चीज़ों से आप टैकल कर पाएँ। तो ये सब कुछ शॉर्ट मेथड्स हैं जिनसे आप इजीली आप ओवरकम कर सकते हैं अपनी ये वाली फीलिंग्स को। उसके बाद हमारा जो मेन एक मेरा कंसर्न था, जैसे कि मैं जॉब के साथ प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो मैं पहले बता दूं कि जो भी आजकल के आप किसी भी अगर आप ग्रुप ए जॉब में जाते हैं या कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, तो प्रेशर तो बहुत रहता ही रहता है, और आपको
वर्क जो 9 to 5 या 8 घंटे की जो भी जॉब है उसमें आपको अपना बेस्ट तो देना ही पड़ता है। उसके बाद आपको जब आप शाम को आते हैं, जैसे 5:30-6 बजे आप जब आए ऑफिस से, उसके बाद आपको अपने माइंड को रीस्टार्ट करना पड़ता है कि आप फिर से 4 या 5 घंटे के लिए आप अपनी स्टडी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो compete करना है वो उन एस्पिरेंट से करना है जो दिन भर अपनी स्टडी में लगे हुए हैं। तो उनसे compete करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एज चाहिए ही चाहिए। वो एक्स्ट्रा एज आपको शाम को जब आप रीस्टार्ट करते हैं तो उसके बाद 4-5 घंटे आपको मिनिमम स्टडी करनी पड़ती है, तभी मिल पाएगा। तो उसके बाद मेन प्रॉब्लम लोगों को यही आती है, क्योंकि आप जब ऑफिस से आते हैं तो आपको पढ़ने का मन बहुत कम, मतलब मैं तो ज़ीरो ही कहूँगा कि वो करता है। तो उसके बाद अपने आप को आप रिफ़्रेश करिए, जैसे आपने हाथ मुँह धोया या चाय वगैरह पिया, कुछ थोड़ा मोड़ा 15-20 मिनट आपने कुछ अदर एक्टिविटीज़ की, जैसे अपना जो भी स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, गाने वाने सुन लिए। उसके बाद जो है आप आधे घंटे बाद खुद को रिस्टार्ट करिए और एक फ्रेश स्टार्ट करिए स्टडी के लिए। तो उसके बाद आप 4-5 घंटे 11 बजे तक, 11:30-12 बजे तक आप कंटिन्यूस स्टडी कर सकते हैं, बीच में डिनर ब्रेक लेके। तो ये मेरा प्लान था, मेरा रूटीन था कि मैं शाम को आता था ऑफिस से। उसके बाद मैं, क्योंकि दिन में भी मेरा जो वर्क रहता था वो टेक्निकल रहता था काफ़ी, तो उसमें आपका माइंड कंज्यूम होता है दिन भर, बॉडी कंज्यूम होती है। उसके बाद रीस्टार्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो एक ही चीज़ बचती है, वो होती है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन ही आपको पूरा रीस्टार्ट कर सकती है, और वो मोटिवेशन अगर आपका हमेशा ही लेवल आपने मेंटेन कर रखा है तो आप फिर अपने आप को रीस्टार्ट कर पाएंगे और फिर 4-5 घंटे आपको स्टडी कर पाएंगे। उस 4-5 घंटे में आपको ये भी इंश्योर करना है कि प्रैक्टिस भी करनी है आपको। अगर आप 3 घंटे का पेपर देना चाहते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल होता है शाम को, क्योंकि 3 घंटे एक सेटिंग में बैठना, वो भी पेपर सॉल्व करना, वो थोड़ा मुश्किल हो पाता है। तो उसको आप वीकेंड पे भी शेड्यूल कर सकते हैं कि हाँ, सैटरडे संडे को आप 1-2 पेपर या 3 पेपर ऐसे मॉक पेपर्स आप दे रहे हैं। और टेस्ट सीरीज़ वैसे जनरली शेड्यूल जो की जाती हैं वो सैटरडे संडे की होती है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं अगर आप जॉब कर रहे हैं तो। अभी फिर एक और मन में हमेशा ही डायलमा होती है कि सोशल मीडिया क्या करना है, क्योंकि आजकल फ़ोन्स इतने ज़्यादा हमारे माइंड में इनक्रीप कर गए हैं कि हम सोशल मीडिया से दूर हम रख ही नहीं पाते खुद को। तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो कट ऑफ मेथड्स अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप दिन भर सोशल मीडिया पे बिजी हैं और आप साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं तो हमारे तो ऑफिस में ही फ़ोन अलाउड नहीं होता है, स्मार्टफोन। तो मैं तो वैसे भी सुबह से लेकर शाम को 7-8 बजे तक फ़ोन से कट ऑफ रहता हूँ बिल्कुल। तो मेरा जो, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो सोशल मीडिया में मैं कितना इंडल्ज रहता था, तो शाम के बाद जो भी मेरा 3-4 घंटे मिलता था तो उसमें मुझे टाइम बहुत ही कम मिल पाता था। तो सोशल मीडिया से मेरा कट ऑफ बहुत ज़्यादा था। वैसे तो मैं बीच बीच में कभी कभी आप मूड फ्रेश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आपको अगर दिन में मुश्किल से 2-3 बार या 4 बार आप ऐसे देख सकते हैं तो देख सकते हैं, और अगर नहीं है सोशल मीडिया पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। तो ऐसे आप सोशल मीडिया से आपको कट ऑफ तो रखना पड़ेगा थोड़ा। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो, मेरे जो फादर हैं अभी केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल हैं, उनकी पोस्टिंग उड़ीसा में है, बारीपदा में। और मेरी जो मदर है वो हाउसवाइफ है, एंड मेरी जो बहन है वो अभी प्लानिंग कर रही है SPA दिल्ली से। तो मेरे फैमिली का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है इसमें। थैंक्स टू माय फैमिली फॉर स्टैंडिंग एवरी टाइम। जब भी मेरा मोटिवेशन डाउन हुआ है तब मेरी फैमिली हमेशा ही मेरे साथ रही है। और ये जो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे फैमिली और फ्रेंड्स, इनको आप कभी भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो इनका आप फुल यूज़ करिए। आपका मोटिवेशन लेवल कभी डाउन नहीं होने देंगे ये लोग, और ये लोग आपका हमेशा ही भला चाहते हैं। लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए आपकी हमेशा कि आप प्रैक्टिस करते रहें हमेशा। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइम पे, कि आप कोई भी चीज़ भूल ना रहे हो। और उसके बाद जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं वो आपने अगर बना रखे हैं पहले से, तो आप बिल्कुल उस पर फोकस करिए। शॉर्ट नोट्स हमेशा रिवाइज करते रहिए, 3-4 डेज़ में, 3 डेज़ में, 2 डेज़ में, ऐसे फ्रीक्वेंसी जो है। शॉर्ट नोट्स मैंने हमेशा ही सजेस्ट किया है, 2 टाइप के होने चाहिए आपके। एक जिसमें आप शॉर्ट थ्योरीज लिख रखी हो आपने सारी, उसमें कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। उसके बाद एक जो शॉर्ट नोट्स आपकी है वो फार्मूले से भरी होनी चाहिए। टोटल अप्रॉक्स 2000-2500 फार्मूलेज हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं, नो मैटर व्हाट, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो उन फार्मूलेज को आपको ध्यान रखने के लिए आपको कंटिन्यूस रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आप हमेशा ध्यान रखें। दोनों जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपके हमेशा ही हैंडी होने चाहिए, और उन दोनों पे आप पूरा फोकस अभी कर सकते हैं कि वो उन दोनों शॉर्ट नोट से आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी है। लास्ट मंथ में कई लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि न्यू टॉपिक्स पढ़ें कि नहीं पढ़ें।
तो मैं तो बोलूँगा कि आजकल न्यू टॉपिक्स बहुत आ रहे हैं और न्यू टॉपिक्स कहीं से भी कुछ भी आ सकता है उसमें से। तो आप इजी जो टॉपिक्स हैं न्यू टॉपिक्स में, जैसे कुछ फॉर एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, टनल इंजीनियरिंग वगैरह या ये सब चीज़ें जो है, तो वो आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुश्किल से दे हार्डली टेक 2 to 3 आवर्स टू स्टडी। तो वो आपका एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। अगर उसमें से 1-2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो वो वर्थ इट होते हैं। तो अगर आपको न्यू टॉपिक्स पढ़ने कोई दिक्कत नहीं, आपका पहले का जो तैयार है वो तो तैयार है ही। आप न्यू टॉपिक्स पढ़ते रहिए, नॉलेज गैदर करते रहिए। और प्री में एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपके सामने आंसर होता है, तो अगर आपने कहीं से भी पढ़ा होगा तो आपको चारों ऑप्शंस में से कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो ये लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस मोर, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप रिटेन कर पाएंगे इन्फॉर्मेशन। लास्ट में मैं एडवाइस ये देना चाहूँगा कि कभी भी अपना मोटिवेशन लेवल डाउन नहीं होने देना चाहिए। और जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे से कुछ प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, तो वो आपका डाउन नहीं होना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये आती है कि ESE नहीं भी होता है आपका, तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। क्योंकि मैंने भी इतनी सारी जॉब्स की हैं, तो उनमें भी वर्क कल्चर जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो उस ESE का सब्स्टिट्यूट तो बहुत सारे हैं। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप ESE के साथ साथ और भी जॉब्स में आप जा सकते हैं। तो डोंट लूज़ होप फॉर दैट कि आप ESE नहीं हो पाएगा तो मेरा कुछ नहीं होगा। तो आप प्रिपरेशन पूरा अपना फुल दीजिए, नहीं होता है तो भी ठीक, होता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। अभी अब काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आ भी रहे हैं, काफ़ी लोग सजेशंस मांग भी रहे हैं। तो अभी अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ। मेरा यूज़र नेम है जो अभी डिस्प्ले यहाँ कर रहे होंगे, तो अभिषेक06 ABHISHAKE 06। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेजेस कर सकते हैं डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट वहाँ पर अवेलेबल हूँ। मैं रिप्लाई देता रहता हूँ लोगों के, जो भी आपके सजेशन, जो भी क्वेरीज़ हैं उनका मैं सॉल्यूशन देता रहता हूँ। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उस पर। तो एट लास्ट मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा DKT को कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाऊँ, आप लोगों के साथ डिटेल में अपनी जर्नी शेयर कर पाऊँ। तो थैंक्स टू DKT फॉर दिस। आगे मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ अपनी न्यू जर्नी के लिए, कि ट्रेनिंग कैसी होगी और जो भी आगे की लाइफ है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस। एग्ज़ाम्स आ गए हैं तो अच्छे से प्रिपेयर करिए और टेस्ट सीरीज देते रहिए। ऑल द बेस्ट।